Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very important question. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो पीछे वाले क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अ चाइल्ड इज बॉर्न से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चाइल्ड इज बॉर्न जो है वह देखोगे जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि चाइल्ड इज बॉर्न इज जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। याद करेंगे मेरे साथ, चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखा है? जर्मन ग्रियर। और जन्म कितना में हुआ? 1939 ईस्वी में। जर्मन ग्रियर जो है के बारे में पूछा जाता है कि वह कहाँ की ऑथरेस, इट मीन्स ना वह ऑथरेस रही है, तो ऑस्ट्रेलियन रही है, वह ऑस्ट्रेलिया की ऑथरेस रही है और फेमिनिस्ट राइटर रही है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, जो नारी के बारे में लिखती है, तो नारीवादी नहीं राइटर के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है अ डैश वोमन हैज़ टू ऑब्जर्व अ वेरियस टैबूज रिचुअल एंड कस्टम। देखोगे बोला जाता है कि माने इट मीन्स एक प्रेग्नेंट औरत को बहुत सारे रीति रिवाज माने इट मीन्स रीति रिवाज को मानना पड़ता है, बहुत सारे रिचुअल्स को मानना पड़ता है। तो अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो बिना सोचे समझे प्रेग्नेंट औरत ही माने इट मीन्स वोमेन में आप टिक मारिएगा। आप देखोगे जनरली अब प्रेग्नेंट औरत माने इट मीन्स प्रेग्नेंट जो औरतें होती है, जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है इज सेंट टू डैश। ध्यान से सुनेंगे, यह मल्टी नहीं इट मीन्स फेरस क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया गया है और इसको अलग अलग करके पूछा जा सकता है, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जो हम बता रहे हैं। तो जनरली अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर, तो हर पेरेंट्स होम माने इट मीन्स अपने माता पिता के घर भेज दी जाती है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ माने इट मीन्स प्रेगनेंसी के अंतिम कुछ महीनों में नहीं ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड इट मीन्स जैसा कि आप देख रहे हैं एंड अबाउट द फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबीज लाइफ, इट मीन्स बेबी के तीसरे लगभग बेबी 3-4 महीने के हो जाते हैं तब तक माने 3-4 महीने के हो जाते हैं तब तक वह अपने माँ के घर रहती है। ध्यान से सुनते रहेंगे, हम क्या बोल रहे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत को अपने माता पिता के घर भेज दिया जाता है कुछ महीनों के लिए नहीं, और माने इट मीन्स कब भेजा जाता है? तो प्रेगनेंसी के दरमियान भेज दिया जाता है। और जब बच्चे के जन्म हो जाते हैं तो बच्चा जब 2-3 महीना तक का हो जाता है, इट मीन्स 3 महीना तक का होता है, तब तक वह अपने माता पिता के घर ही रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखा है, तो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, एक फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी माने इट मीन्स यह ऑथर है। और साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी डिस्कस किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो देखोगे वेस्टर्न माने इट मीन्स पश्चिम के जो देश होते हैं वहाँ के और माने इट मीन्स जो पत्नियां होती है, जो पति की जो पत्नियां होती है वह ज़्यादा फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिगतता का इंजॉय करते हैं बनिस्पत भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में औरतें जो होती हैं वह परिवार के अधीन होती है, अपने पति के अधीन होती है, इसीलिए वह ज़्यादा स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाती है। तो याद रखेंगे वेस्टर्न की जो औरतें होती है वह ज़्यादा फ्रीडम इंजॉय करती है, ठीक है ना। गार्लैंड ऑफ डैश वर गिवन टू अ न्यू बेबी टू वार्ड ऑफ डैश इविल। ध्यान से सुनेंगे, एक सेरेमोनी किया जाता है 7वां दिन पे बांग्लादेश में। आपको जैसा कि आप देखे होइएगा, कहानी पढ़े होइएगा, तो देखोगे गार्लैंड का मतलब माला, तो इट मीन्स हल्दी और लहसुन के माला पहनाए जाते हैं छोटे बच्चों को नहीं बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि छोटे बच्चे को किसी का नज़र न लगे। तो नज़र बचाने के लिए नहीं हल्दी और लहसुन के माला पहनाए जाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। डैश विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट। ध्यान से सुनेंगे, बंटू पेशेंट के लिए। तो इसमें कौन है? तो देखेंगे नहीं लिखा हुआ है शीला
ना किट 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 जिंगर, याद रखिएगा, शीला किट जिंगर जो है वह बहुत सारे हॉस्पिटल में भ्रमण की, बंटू पेशेंट के लिए भ्रमण की है। और बांग्लादेश में देखोगे रूपथका, रूपथका नाम का एक फेरी, इट मीन्स परियों की कहानी है जो बहुचर्चित है, जो बच्चों को सुनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपको अ चाइल्ड इज बॉर्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। वह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर रही है और वह नारीवादी राइटर भी रही है, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में वह औरतों की समस्या पे बात की है और बताया है कि भारतीय समाज में एक औरत तब तक परिवार का सदस्य नहीं बनती है जब तक कि वह परिवार को वारिस, इट मीन्स बच्चे नहीं दे देती है। और वह, ठीक है ना, जब प्रेगनेंसी के दरमियान, ठीक है ना, अपने माता पिता के घर चली जाती है, जब वो प्रेगनेंसी, और जब बच्चे 2-3 महीना के हो जाते हैं तब तक वो वहीं रहती है, ठीक है ना। और इट मीन्स बांग्लादेश में जो एक सेरेमनी किया जाता है, सेरेमनी में क्या होता है ना कि बच्चों को एक माला पहनाया जाता है, और वह माला जो है हल्दी और लहसुन का होता है, जिससे कि वह बुरी आत्मा से बच्चों को बचाया जा सके। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं चाइल्ड बॉन्ड पे। तब आप लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वह एक एस्से है, याद रखिएगा। हाउ पूछेगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एक स्टोरी है नहीं, एक ड्रामा है, कुछ नहीं, एक एस्से है। और यह लिखा हुआ है द्रॉथिल एल शेयर के द्वारा। जी हाँ, याद रखेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है? द्रॉथिल एल शेयर के द्वारा, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, 1957 ईस्वी तक रहे थे। और वह भी यानी एक वुमेन राइटर है, ठीक है ना। इन्होंने ग्रेजुएट किया था, इट मीन्स यह पहली लेडी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस पूरी कहानी, इट मीन्स एस्से में, पूरी एस्से में द्रॉथिल एल शेयर जो है वह प्रेस के बारे में बात कर रही है। आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, और 4 स्तंभ में एक स्तंभ जो है वह प्रेस भी होता है। प्रेस की उपयोगिता कितनी है वह आप इस चैप्टर में जानेंगे। तो सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश। सेंसरशिप का मतलब होता है नहीं, जब कोई समाचार पत्र छपता है तो उसमें से जो अवांछित या फिर भड़काने वाली, भड़काऊ जो चीज़ है उसको काट देना, उसको सेंसरशिप बोला जाता है। आप देखते होइएगा, जब फिल्म देखते हैं तो उसमें सेंसर बोर्ड लगा रहता है, मतलब फिल्म में जो अश्लील में सीन होते हैं उसको काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो वही यहाँ सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश, ठीक है ना। तो या तो लड़ाई के समय या इमरजेंसी के समय ना, इट सेंसरशिप लगा दिया जाता है प्रेस पे लगा दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, तो देखना है, डैश आर केयरफुल नॉट टू ना एंटागोनाइज द प्रेस। ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन एंड इट मीन्स राजनीतिज्ञ है। तो हम लोग समझ गए सबसे पहला बात, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वह एक एस्से है जो कि द्रॉथिल एल शेयर के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1893 1957 ईस्वी तक रही थी। वह पहली औरत थी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी। और सेंसरशिप कब लगता है, तो वार या इमरजेंसी के समय लगता है। और पॉलिटिशियन जो है वह केयरफुल होते हैं नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, इट मीन्स आप इसमें पॉलिटिशियन को मारेंगे, ठीक। तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। देखोगे, डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। देखोगे, स्टेट जो होता है ना, वह लोगों का मालिक नहीं है बल्कि वह सेवक है लोगों का। याद रखिएगा, स्टेट क्या है, लोगों का मालिक नहीं बल्कि सेवक है। आगे हम लोग जो बढ़ते हैं तो द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, ध्यान से सुनेंगे, एंड इट मीन्स जो न्यूज़पेपर छपता है तो उसके कमाई का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, तो एडवर्टीजमेंट है, प्रचार है, और द वेल्थ ऑफ द ऑनर, और जो उस न्यूज़पेपर को चलाते हैं उस मालिक का धन है। यह 2 चीज़ ही, इट मीन्स रेवेन्यू आता है वहाँ से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और वह है मिस शेयर, इट मीन्स द्रॉथिल एल शेयर जो है सेड दैट शी वुड राइट नो मोर प्ले एक्सेप्ट ऑन कमीशन, एंड इट मीन्स कमीशन आपको मारना है इसमें ऑप्शन में। देखोगे, 1 ऑफ द 7
चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस, मतलब कहती है कि प्रेस के अगेंस्ट में, ठीक है ना, बहुत सारे चार्ज लगते हैं। प्रेस मतलब मीडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे चार्ज लगते हैं कि मीडिया किसी के फेवर में है, मीडिया गवर्नमेंट के फेवर में है। लेकिन सातवां में से एक चार्ज जो कि इट मीन्स ऑथर लगा रही है वह यह है कि मीडिया सेंसेशनल हेडलाइन छापता है। सेंसेशनल का मतलब वैसा हेडलाइन जो लोगों के ध्यान को आकर्षित कर दे। तो इस तरह का इट मीन्स वह चार्ज लगा रही है, दोषारोपण कर रही है मीडिया पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम देखेंगे और देखेंगे इसमें 7 में क्या है कि अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू, ठीक है ना, वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान से सुनिएगा, एक फ्री जो होता है, एक फ्री एंड फेयर प्रेस जो होता है कुत्ते की तरह काम करता है। नहीं, एक फ्री और फेयर प्रेस जो होते हैं वो कुत्ते की तरह काम करता है डेमोक्रेसी में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सवाल देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है तो लिखेंगे, देखेंगे द डैश कैन मेक और ब्रेक आवर रिपूटेशन। कौन सा चीज़ है जो हमारे रिपूटेशन को तोड़ सकता है या बना सकता है, वह प्रेस है। वह क्या है, प्रेस है। आपको देखना है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय। देखोगे बाबू, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल छपता है, नहीं, वह कौन चीज़ से कंट्रोल होता है, वह कितने चीज़ से कंट्रोल होता है, तो वह 2 चीज़ों से कंट्रोल होता है। एक ठो तो एडवर्टीजमेंट और दूसरा मालिक के जेब से। मालिक के जेब मतलब होता है जो न्यूज़पेपर के मालिक होते हैं उसके जेब, इट मीन्स उसके पैसे से कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, क्या देखा, हाउ फ्री इज द प्रेस में किस तरह से हम लोगों ने देखा कि द्रॉथिल जो है, शेयर जो है वह प्रेस, इट मीन्स मीडिया के स्वतंत्रता पे बात कर रही है, मीडिया के बारे में बात कर रही है, मीडिया किस तरह का होना चाहिए। नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और वह है द अर्थ। द अर्थ जो है वह एक इंस्ट्रक्टिव मतलब निर्देशात्मक कहानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ क्या है, तो अर्थ ड्रामा है, एस्से है, क्या है, तो लिखिएगा एक इंस्ट्रक्टिव कहानी है। अगर इंस्ट्रक्टिव ना रहे तो केवल स्टोरी लिखिएगा। यह एच.ई. बीट्स के द्वारा लिखा गया है। एच.ई. बीट्स जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी तक रहे थे, और यह इंग्लैंड से इनका संबंध था। आपसे कभी पूछ सकता है कि एच.ई. बीट्स बिलोंग्स टू डैश, इंग्लैंड, अमेरिका, नहीं, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, कहीं नहीं। आपको ध्यान में रखना है एच.ई. बीट्स जो है वह इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड की कहानी को उन्होंने लिखा है। अब इस पूरी कहानी में अनेटमिस उन्होंने एक किसान के बारे में बात किया जिसका नाम जॉनसन है। जी हाँ, पूरी कहानी में जॉनसन के बारे में बात किया है। जॉनसन का एक बेटा जिसका नाम बेंजी है। बेंजी जो कि बेवकूफ़ लड़का है शुरू में, लेकिन बाद में जब 30 साल का हो जाता है तो जॉनसन को लगता है कि नहीं, मेरा बेटा दूसरे लड़कों की समान नहीं है। तो जॉनसन जो है बेंजी को लेकर कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बच्चे का परीक्षण करते हैं, इट मीन्स उस बेंजी का परीक्षण करते हैं, और उनको लगता है कि बेंजी को जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा तब तक बेंजी के दिमाग का विकास नहीं होगा, और इसीलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखो बेंजी को कोई काम में लगा दो। तो पिताजी क्या करते हैं, बेंजी के लिए कुछ मुर्गी खरीद देते हैं, और अब बेंजी मुर्गी में लग जाता है। बेंजी जो है वह मुर्गी का इतना अच्छा ध्यान रखता है और इस तरह से अपने बिजनेस का प्रसार कर लेता है। बिजनेस इतना बड़ा होता है कि उसके पिता जो है वह एक टेनेंट फार्मर रहते हैं। टेनेंट का मतलब ध्यान से सुनिएगा, किराए पे खेती करने वाला, मतलब बटाईदार किसान रहते हैं। किसके पिता, तो इट मीन्स कौन रहते हैं, जॉनसन जो कि बेंजी के पिता है, वह एक टेनेंट फार्मर है और उनका एक बेटा है जिसका नाम बेंजी है। यह बात हम आपको बता दिए हैं कि पूरी कहानी जॉनसन और बेंजी पे लिखा गया है। जॉनसन कौन है, तो एक जो किराए पे, इट मीन्स बटाई पे खेती करने वाला फार्मर है, और यह बटाई पे खेती किससे लेता है, और इट मीन्स खेत किससे लेता है, तो सैंडर्स से लेता है। ऑब्जेक्टिव सवाल जो हम आपको बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा लिखा हुआ बात तो यहाँ है ही जिसको हम समझा रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर बहुत बारीक से ध्यान देंगे। यह कहानी जो द अर्थ लिखा गया है, यह अर्थ पूरी माने इट मीन्स ज़मीन के बारे में है, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में है, ठीक है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जॉनसन टूक हिज सन टू द डॉक्टर एट द एज ऑफ डैश हु एडवाइज्ड हिम टू इंगेज बेंजी इन डैश। ध्यान से सुनेंगे। तो जॉनसन जो है अपने बेटे बेंजी को 30 साल में डॉक्टर के पास ले जाता है और वह डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखो बेंजी को कुछ काम दे दो, बेंजी को क्या कर दो, कुछ काम दे दो, काम देने से बेंजी के दिमाग का विकास हो जाएगा। जॉनसन जो है, जॉनसन इट मीन्स पिताजी जो है वह बेंजी के लिए कुछ मुर्गी खरीद देते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक बार मैं आपको बता दूं कि देखोगे द अर्थ जो है वह एक स्टोरी है जो कि H.E. बिट्स के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी तक रहे थे। और H.E. बिट्स इंग्लैंड के कवि हैं, इट मीन्स वह राइटर है। और इस पूरी कहानी में वह जॉनसन के बारे में लिख रहे हैं। जॉनसन जो कि एक बटाईदार खेती माने बटाईदार फार्मर है, और वह किससे खेत लिया है, तो सैंडर से लिया है। उस जॉनसन के बेटे का नाम क्या है, बेंजी। और बेंजी जो है वह 30 साल तक बेवकूफ़ रहता है, याद रखिएगा। डॉक्टर के एडवाइस पे उसके पिता उसके लिए मुर्गी खरीद देते हैं, और उस मुर्गी के वजह से इट मीन्स बेंजी के जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव आता है। तो अब इसका चौथा सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब आगे वाला नेक्स्ट सवाल जो है, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, याद रखिएगा बेंजी 14 साल का था तो वह स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी कितने साल का था, 14 साल का था तो वह स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी के पेरेंट्स जो है गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड एंड एट द सेम ईयर ही गॉट देम, देखोगे गॉट लोन फ्रॉम द बैंक। देखोगे बेंजी जब 21 साल का हो जाता है, 21 साल का, तो उसके पिताजी मतलब बेंजी के पिता जॉनसन जो है वो सोचते हैं कि अब हमारे पास जो कुछ पैसा मैं बचा कर रखा हूँ वह मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। तो वो अपने बेटे को दे देते हैं, और उसी साल 21 साल में ही बेंजी जो है माने लोन लेता है। किससे, तो बैंक से लोन लेता है, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेंजी स्टार्टेड डैश हिज पोल्ट्री फार्म एंड बिकम वेल्दी पर्सन। देखोगे तो इट मीन्स बेंजी जो है बिजनेस के रूप में पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करता है, आपको तो बताया है। और नेक्स्ट सवाल जो है वह यह है क्लास 7 इट मीन्स यह 7 जो देख रहे हो, तो वह डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड बट बेंजी परचेज लैंड। ध्यान से सुनेंगे। तो क्या होता है, सैंडर्स जो है वह रियल ऑनर है पूरे खेत का, पूरे ज़मीन का। और उसी सैंडर से बेंजी जो है ज़मीन खरीद लेता है, यह आप देखेंगे इसमें। नेक्स्ट सवाल है, बेंजी वांटेड टू मैरी डैश हुम हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ड्यू टू डैश। ध्यान से सुनेंगे। बेंजी जो है एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की का नाम फ्लोरेंस रहता है, याद रखोगे। बेंजी जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका नाम क्या, फ्लोरेंस है। और उसके माता पिता उस लड़की को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसकी आंखें जो है वह भूरी है, ग्रे यानी इट मीन्स आँख के वजह से उसे पसंद नहीं किया जाता है। नंबर नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वह 9 है, उसमें हम लोग देखेंगे डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस ना कमिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश एंड लेफ्ट देम ऑन। ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको बात पता चल जाएगा। देखोगे बेंजी जो है, बेंजी अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देता है। बेंजी जो है अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। किसके प्रभाव में आकर, तो अपनी पत्नी फ्लोरेंस के प्रभाव में आकर बाहर निकाल देता है। और कहाँ जाके छोड़ देता है, तो फुटपाथ पे जाके छोड़ देता है, याद रखेंगे। तो बेंजी किस तरह से बदलता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वह यह है कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। देखोगे इट मीन्स बेंजी जो है एक नया सा घर में अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। कितने साल में, तो 40 साल में, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बेंजी किसके साथ, तो अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश करता है। कितने इट मीन्स वो उसका उम्र क्या रहता है उस समय, 40 साल का रहता है। और इस तरह से जब हम लोग आगे देखेंगे तो कुछ सवाल अब आपको मिलेगा, और वह यह है। तो देखोगे नेक्स्ट सवाल क्या है, तो देखते हैं। बेंजी जो है टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन डैश। देखोगे इट मीन्स बेंजी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंजी पहले से बहुत बेवकूफ़ रहता है, लेकिन जैसे ही वह
काम में लगता है तो उसका मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होने की वजह से वो एक पोल्ट्री फार्म खोल देता है बिजनेस के रूप में, और वह पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि ट्रक से वह अंडा दूसरे जगह भेजने लगता है। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इसी क्रम में एक फ्लोरेंस नाम की जो लड़की रहती है जिससे बेंजी शादी कर लेता है, और माने इट मीन्स फ्लोरेंस जो है वह बेंजी को उसके माता पिता के अगेंस्ट में भड़काता है। तो बेंजी जो है अपने माता पिता को किचन में खाने के लिए कहता है कि आप जाइए, जो किचन है पुराना उसमें खाना खाइए। तो कहाँ पे खाने के लिए भेजता है? किचन में। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ डैश लैंड दैट ही टूक फ्रॉम डैश ऑन रेंट। देखोगे जॉनसन जो था वह 4 एकड़ जमीन का माने इट मीन्स मालिकाना हक रखा था, और जो वह किससे लिया था? तो सैंडर्स से लिया था। याद रहेगा बाबू, किससे लिया था? सैंडर्स से। और जॉनसन के पास कितना ज़मीन था? तो 4 एकड़ ज़मीन था। और नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखते हैं द अर्थ का। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। बहुत साल तक बेंजी के पिता जो थे एक लोकल प्रीचर इट मीन्स उपदेशक का काम भी किए थे। तो यह था द अर्थ, जो कि एच.ई. विट्स के द्वारा लिखा गया है। एच.ई. विट्स जो कि एक इंग्लिश इट मीन्स राइटर है। और इस पूरी कहानी में जॉनसन, बेंजी, फ्लोरेंस और सैंडर, यह 4 कैरेक्टर याद रखना है। सैंडर कौन है? तो वह इट मीन्स लैंडलॉर्ड है। नहीं, बेंजी कौन है? तो वह जॉनसन का बेटा है, याद रखना है। और फ्लोरेंस कौन है? तो फ्लोरेंस जो है वह बेंजी की पत्नी है, जिसको उसके माता पिता इट मीन जॉनसन और उसकी पत्नी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें भूरी रहती है। तो हमको लगता है कि आपको यह सब सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। मतलब भारत नहीं, ट्रैवलर्स का मतलब यात्री के नज़र में। अब इससे कोई पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, तो भारत यात्री के नज़र में कैसा दिखा? तो देखोगे इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो है वह पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। नहीं, और यह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो है वह उनका पर्सनल रिकॉर्ड है, और यह एक इंस्पायरिंग एस्से भी है। ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई क्या है, तो एक एस्से है। ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर एस्से नहीं तो यह पूछ सकता है दूसरे तरीके से कि यह उनका पर्सनल रिकॉर्ड है। किसका? तो पल्स एस बक का। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि पल्स एस बक जो है वह एक अमेरिकन है, याद रखेंगे। जन्म से वो अमेरिकन है। उनका लालन पालन जो है वह एक मिशनरी माता पिता के द्वारा चाइना में होता है। मिशनरी का मतलब आप समझ लीजिए, माने इट मीन्स बहुत सारे मिशनरी संस्था होते हैं जो गरीब या फिर अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। तो उसी मिशनरी माता पिता के द्वारा पल्स एस बक का लालन पालन कहाँ हुआ था? चाइना में, याद रखिएगा। तो माने इट मीन्स अब जब क्वेश्चन बढ़ेगा तो वो आएगा कि पल्स एस बक जो है वह क्या है? अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन राइटर है जो कि प्रेज की है इंडिया को, नहीं इंडियन लोग को। तो इंडियन पीपुल को क्यों प्रेज की है? तो इंडियन पीपुल और उनके जीवन के बारे में प्रशंसा की है। ध्यान में रखेंगे, पल्स एस बक जो है वह एक अमेरिकन राइटर है जो इंडियन पीपुल और उनके जीवन के बारे में, जीवन को बहुत ही अधिक प्रशंसा की है, उसके बारे में बोली है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट। तो भारत के जो किसान हैं वह चाइनीज काउंटर पार्ट से इट मीन्स ज़्यादा गरीब दिखी। किन को? तो पल्स एस बक को दिखी उन समय, जिस समय पल्स एस बक जो है वह इंडिया आई थी। नहीं, वह इंडिया में रहने आई थी, उस समय का बात हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो अब हम देखते हैं, वह यह है, ठीक है ना? तो देखेंगे वह नेक्स्ट सवाल है द लैंड। ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश ना फेमिस्ट का मतलब होता है अकाल से पीड़ित होना। तो वह देखोगे मद्रास इट मीन्स चेन्नई जिसको बोला गया है यहाँ पे। तो बम्बई और मद्रास इट मीन्स चेन्नई के बीच का जो लैंड था उस समय इनको फेमिस्ट दिखा। किनको? पल्स एस बक को दिखा था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल जो है डैश एडवाइस द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग।
कौन व्यक्ति है जो भारतीयों को बोले कि आप प्रत्येक चीज़ के लिए विदेशी को आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, और वह कोई दूसरा नहीं बल्कि पल्स बक थी जो ऐसा बोली थी। तो पल्स बक जो है वह भारतीयों को ऐसा कहती है कि आप प्रत्येक चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 5वां है, ठीक है ना, और वह 5वां सवाल क्या है बाबू? तो 5वां सवाल है द पीपुल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द, ठीक है ना, कॉकेशियन रेस। कॉकेशियन रेस तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन लोग जो है उनको कॉकेशियन रेस से, देखो कॉकेशियन रेस से संबंधित माना जाता है। अब देखेंगे द प्रेसिडेंट, देखोगे द प्रेसिडेंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ इज अ वोमेन ऑफ इंडिया। देखोगे द प्रेसिडेंट जो है वह, देखोगे यहाँ पे प्रेसिडेंस जो है जनरल असेंबली का, नहीं यूएनओ में, वह कहाँ की थी उस समय? तो इंडिया की थी, जिसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 8 और 9, और वह है यह, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या बोल रही है। देखोगे सी केम टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपुल ना द यंग डैश एंड डैश। ध्यान से सुनिएगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पल्स बक के बारे में बोला जाता है कि वह फतेहपुर सीकरी घूमने आई होगी, वह ताजमहल देखने आई होगी, लेकिन वह अपने एस्से में बोलती है कि नहीं, मैं ना तो फतेहपुर सीकरी देखने आई, न ताजमहल देखने आई, बल्कि मैं क्या देखने आई थी यहाँ पे? तो देखोगे द लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ पीपुल एंड इट मीन्स द यंग इंटेलेक्चुअल, मतलब जो युवा बुद्धिजीवी थे शहर के, उनसे वह मिलने आई थी, और गांव के किसानों से मिलने आई थी। याद रखेंगे, ना तो वह फतेहपुर सीकरी देखने आई थी, न ताजमहल देखने आई थी, बल्कि वह शहर के युवाओं से और गांव के किसान से मिलने आई थी, ठीक है ना। एक लाइन पूछा जाता है ना, आई वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। देखोगे कभी कभी पूछा जाएगा आई वाज कॉल्ड टू किल अ डैश, तो यहाँ पे लिखिएगा स्नेक, नहीं हु स्पोक, कौन इस लाइन को बोला है? तो पल्स बक बोली है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट सवाल है सी न्यू अबाउट इंडिया थ्रू ए स्टोरी नरेटेड बाय, वह भारत को पूर्णतः नहीं देखी थी, याद रखिएगा, वह खुद लिखी है, यानी इट मीन्स इस एस्से में कि मैं भारत के प्रत्येक हिस्से का भ्रमण नहीं की हूँ, नहीं, मुझे भारत के बारे में मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे, ध्यान से सुनिएगा, फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी थी, वह मुझे बताई थी, और उनके जो मिशनरी माता पिता थे वह इट मीन्स यहाँ के बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में बताए थे, और इस तरह से वह इंडिया को जानी थी। ध्यान से सुनते रहना है। तो यह सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल जो थे वह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई पे था, जो कि एक एस्से है, और यह पल्स बक के द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवर फूड। देखो हमारा भोजन जो है वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन ना डैश लिव इंस्टीड ऑफ प्लेट। वह बोल रही है कि देखोगे, कौन बोल रही है? पल्स बक बोल रही है कि जब वह गांव गई थी तो उनको प्लेट में भोजन देने के बनिस्पत नहीं, केला के पत्ते पे दिया गया था। कौन चीज़ पे उनको भोजन दिया गया था? तो केला के पत्ता पे दिया गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टॉट। जानते हो भारत में बच्चे से ही, ठीक है ना, बच्चों को सिखाया जाता है कि ऑन इट मीन्स देखोगे सिखाया जाता है फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन चिल्ड्रेन, भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। हमारा जो दायां हाथ होता है, दायां, वह अच्छे काम के लिए होता है। यह बात ना पल्स बक जो है अपने एस्से में बोल रही है। एस्से का नाम क्या है? तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई है, ठीक है ना। अब क्या बताई है? द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स ओल्ड है, और वह बताई थी कि भारत में लोगों का जो जीवन क्रम होता है वह केवल 27 साल का होता है। तो इस तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं मैरिज प्रपोजल। जी हाँ, मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है जो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था, 1904 ईस्वी तक वह रहे थे।
ठीक है ना। वह एक ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और कहाँ के थे? तो रसिया के थे। आपसे पूछेगा कि एंटोन चेखोव कहाँ के ड्रामाटिस्ट थे, तो बोलिएगा रसिया के। पूछेगा एंटोन चेखोव क्या थे, तो ड्रामाटिस्ट थे और वह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और पूछा जाएगा कि मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, तो एंटोन चेखोव लिखे हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, और वह यह है। तो देखोगे डियर स्टूडेंट क्या है, तो अब मैरिज प्रपोजल जो है, मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले है बाबू। यह जो है एक एक्ट वाला प्ले है, मतलब कई ड्रामा ऐसे होते हैं, कई ड्रामा ऐसे होते हैं जिसमें कई प्ले होता है। एंड इट मीन्स देखोगे कई एक्ट होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। और एक एक्ट में कई कई सीन होते हैं, एक एक्ट में कई कई सीन होते हैं। तो मैरिज प्रपोजल जो है वह वन एक्टेड ड्रामा है जिसमें 7 सीन है, 7 सीन है, जिसके बारे में आप लोग देखेंगे। अब आगे देखोगे लोमोव। लोमोव जो है वह 35 साल का है, ध्यान से सुनिएगा। और नतालिया जिसको वह मैरिज का प्रस्ताव देने आया है, लोमोव जो कि नहीं एक पड़ोसी है चुबुकोव का, वह चुबुकोव के घर उसके बेटी से शादी का प्रस्ताव देने आया है। तो लोमोव 35 साल का है और नतालिया 25 साल का है। कितना है? लोमोव 35 का और नतालिया कितना की? 25 की है। याद रखना है, आपको याद रखना है ध्यान से। और आगे वाला सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट है। तो लोमोव क्या है? तो लोमोव वाज द नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी था, वह चुबुकोव का पड़ोसी था। एक चीज़ बता दें, चुबुकोव की बेटी का नाम क्या है? चुबुकोव की बेटी का नाम क्या है? ध्यान से सुनेंगे। चुबुकोव की बेटी का नाम नतालिया है, याद रखिएगा। और इसी से शादी के प्रस्ताव लेकर कौन आया था? लोमोव आया था। किसके घर? चुबुकोव के घर आया था, याद रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़, वह है देखोगे डैट इज़ अ, देखोगे लोड ऑफ माई बैग। देखोगे दिस इज अ लोड ऑफ माई बैग सेड, यह एक लाइन है। दिस इज अ लोड ऑफ माई बैग किसके द्वारा बोला गया है? तो चुबुकोव के द्वारा बोला गया है। नतालिया के कुत्ते का नाम क्या रहता है? याद रखिएगा। तो नतालिया के कुत्ते का नाम लीप है, नतालिया के कुत्ते का नाम लीप है। और नहीं, और देखोगे लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है, याद रहेगा। नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है? लीप है, जिसका दाम 85 रूबल है, 85 रूबल है। और लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है, जिसका दाम 125 रूबल है। पूछ सकता है, लीप का दाम 85 जो कि नतालिया का है, और गेस किसका? तो लोमोव का कुत्ता है, जिसका दाम 125 रूबल है, याद रखना है। आगे रखिएगा। तो लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर, देखोगे डैश, देखा ना, डैश डॉटर हैड, एंड देखोगे डॉटर हैंड इन मैरिज। तो किसके बेटी के हाथ मांगने के लिए वो आया था? तो लोमोव जो है वह चुबुकोव के घर आया था नतालिया का हाथ मांगने, याद रखिएगा। नतालिया जो कि चुबुकोव की बेटी है, नहीं, और चुबुकोव के घर कौन? लोमोव आया था। लोमोव का उम्र 35, नतालिया 25 की है, यह याद रहना चाहिए। मैरिज प्रपोजल क्या है भैया? तो एक ड्रामा है जिसको याद रखना है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नतालिया एंड डैश क्वेरल फॉर ऑक्स मीडोज, लेकिन वे, इट मीन्स लोमोव क्या है, आता है नतालिया के घर शादी का प्रस्ताव लेके, लेकिन वह ऑक्स मीडोज नाम का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो 400 रूबल का है, याद रखिएगा। कितना दाम है ऑक्स मीडोज का? 400 रूबल का वह प्रॉपर्टी है, नहीं, उस पे झगड़ा शुरू कर देते हैं। और इस तरह से शादी का जो प्रस्ताव था वह बीच में रुक जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसका कुछ सवाल है जो हम आपको बताना चाहते हैं नज़दीक से लेकर, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम, जगह के अभाव में ऐसा हम किए हैं। तो देखोगे द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, ध्यान से देखिएगा। तो ऑक्स मीडोज का जो मालिकाना हक था वह विवादित था, याद रखना है। और नेक्स्ट सवाल जो है वह यह है, क्या है? तो नतालिया इज अ मैड इन लव फॉर लव, एंड इट मीन्स फॉर लोमोव, एंड इट मीन्स लोमोव जो है वह शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है, फिर भी नतालिया जो है वह पागल है उसके प्यार में। और इस तरह से आपने मैरिज प्रपोजल जो कि एक ड्रामा है एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है,
कि हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, ठीक है ना। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, नतालिया जो कि चुबुकोव की बेटी है, 25 साल की है, और लोमोव जो कि चुबुकोव का पड़ोसी है, वह 35 साल का है। वह नतालिया के घर मैरिज प्रपोजल लेकर आता है, और इस तरह से, ठीक है ना, पहले इट मीन्स फर्स्ट लोमोव और नतालिया ऑक्स मीडोज नाम के प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ जाती है, और बाद में अपने कुत्ते को लेकर यानी इट मीन्स झगड़ जाती है। और आपको बता दिए कि नतालिया के कुत्ते का नाम लिप है जो 85 रूबल का है, ठीक है ना, और चुबुकोव के कुत्ते का नाम गेस है जो कि 125 रूबल का है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बल्कि रामबाण है, रामबाण, यही सवाल आपको आएंगे एग्जाम में। इसीलिए इस पूरे चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम 100 लोगों तक, 100 स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। यह एक टीचर का काम है जो आप कर देंगे। धन्यवाद। फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप रहिए सलामत। जय हिंद, जय भारत।